राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. I am sure you are all conscious of the deep and widespread conspiracy which has been brewing ever since I began introducing certain progressive measures of benefit to the common man and woman of India. ये सब कुछ किया गया आम आदमी की भलाई के नाम पर और देश में महिलाओं की भलाई के नाम पर। आपने जैसा कि इंदिरा गांधी के संदेश में सुन लिया होगा, इंदिरा गांधी ने 26 जून को इमरजेंसी का ऐलान किया था, लेकिन इमरजेंसी की घोषणा पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने रात 11 बजे ही हस्ताक्षर कर दिए थे। उस समय एक तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रही जेपी की रैली में नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था और दूसरी तरफ इमरजेंसी को आधिकारिक रूप देने की तैयारी चल रही थी। इसे संवैधानिक बनाने का काम चल रहा था और इस काम में इंदिरा गांधी को कोई भी मुश्किल नहीं आई, क्योंकि जेपी और उनके साथियों के अलावा इंदिरा गांधी का विरोध किसी ने नहीं किया। हमें लगता है कि आज का दिन इन बातों को याद करने का दिन है और बहुत कुछ सीखने का भी दिन है। आज हम आपको बताएंगे कैसे इमरजेंसी लगने के बाद देश में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था समाप्त हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई और इंदिरा गांधी ने गांधी नेहरू खानदान की विरासत को बचाए रखने के लिए देश के हर वर्ग का दमन किया और कैसे उस समय का मीडिया, प्रेस, बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े एडिटर्स, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स इंदिरा गांधी और संजय गांधी के सामने झुके ही नहीं बल्कि लेट गए। इस क्रूर आपातकाल की शुरुआत इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर तत्कालीन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद हुई और राष्ट्रपति ने एक बार के लिए भी इंदिरा गांधी से यह सवाल नहीं किया कि आप क्या करने जा रही हैं, आपने क्या सोच लिया है, क्या आपने अच्छी तरह से विचार कर लिया है। और राष्ट्रपति चाहते तो ये सब कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति ने ये नहीं किया। तो पहली भूल तो उस जमाने के राष्ट्रपति से हुई जिन्होंने चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन इंदिरा गांधी ने देश को इस फैसले के बारे में बताने के लिए एक भाषण तैयार किया था और रात 3 बजे यह भाषण की रिहर्सल करने के बाद वो सोने के लिए चली गई। 3 बजे वो सोई हैं और सिर्फ 3 घंटे बाद यानी सुबह 6 बजे उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई और सभी केंद्रीय मंत्रियों को पहली बार देश में इमरजेंसी लगाने के फैसले के बारे में उन्होंने सूचित किया। उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। उन्हें कैबिनेट सचिव ने आधी रात को फोन करके सुबह 6 बजे कैबिनेट मीटिंग में आने के लिए कहा। तब कुल 8 केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। इनमें पहले थे उस समय के विदेश मंत्री यशवंत राव चौहान, कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम, रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, कानून मंत्री HR गोखले, संसदीय कार्य मंत्री के रघुरमैया, गृह मंत्री कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, स्वास्थ्य मंत्री करण सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन इनमें से एक भी मंत्री ने उस समय इंदिरा गांधी के इस कठोर फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। सोचिए, अगर इन नेताओं ने उस समय इमरजेंसी का विरोध किया होता और बगावत की होती तो क्या इमरजेंसी को लागू करना इतना आसान होता? और उस जमाने में जो बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे, जैसे बाबू जगजीवन राम, उनकी इतनी हैसियत थी कि वो चाहते तो इंदिरा गांधी से सवाल कर सकते थे। इसी के अलावा इंद्र कुमार गुजराल तो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन आई के गुजराल ने हिम्मत नहीं दिखाई। सच्चाई यह है कि अगर इन सभी केंद्रीय मंत्रियों ने इस फैसले के खिलाफ सामूहिक रूप से इंदिरा गांधी की कैबिनेट से अगर इस्तीफा भी दे दिया होता तो शायद इंदिरा गांधी की मुश्किलें बढ़ जाती। वो इंदिरा गांधी को रोक तो नहीं पाते क्योंकि उन्हें जो करना था वो करती, लेकिन कम से कम इतिहास में ये बात दर्ज हो जाती कि उनके रीढ़ की हड्डी रखने वाले मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया इस देश को बचाने के लिए। लेकिन किसी ने भी ना तो सवाल पूछा और ना ही इस्तीफा दिया। और वो इस बैठक के तुरंत बाद, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बैठक के तुरंत बाद ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जाकर इमरजेंसी का ऐलान उन्होंने जितने आराम से कर दिया शायद तब नहीं कर पाती, क्योंकि वो तब क्या बताती लोगों को। उनके इस फैसले में उनकी सरकार और उनके सांसद ही उनका साथ नहीं दे रहे, क्या ये बता पाती वो? लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये होता अगर इस बैठक में नेताओं ने कुछ विरोध किया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल शांतिपूर्ण बैठक रही
और इंदिरा गांधी को जो कहना था उन्होंने कह दिया। बल्कि इंद्र कुमार गुजराल को तो लग रहा था कि शायद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है, वो इस्तीफा देने वाली हैं। लेकिन बैठक में इंदिरा गांधी ने कहा, जेंटलमैन, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और जेपी, मोरारजी भाई और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात पर कैबिनेट मंत्रियों ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि सिर झुकाकर अध्यादेश पर कैबिनेट की बाकी औपचारिकताएं पूरी कर दी। केवल सरदार स्वर्ण सिंह ने सवाल किया कि ये गिरफ्तारियां किस कानून के तहत हुई हैं मैडम। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वर्ष 2000 में इंद्र कुमार गुजराल जी न्यूज के इसी स्टूडियो आए थे और तब भी मैंने उनसे यही सवाल किया था कि उस दिन बैठक में क्या हुआ। और तब इंद्र कुमार गुजराल ने, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं इस देश के, क्या कहा था, आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। गुजराल साहब, जब इमरजेंसी लागू हुई और प्रोक्लेमेशन पर पहली रात दस्तखत करवा लिए गए राष्ट्रपति के और अगले दिन कैबिनेट बैठक बुलाई गई और आपको सुबह सुबह उस बैठक में जब जाना था, तब तक आप जानते थे कि इस तरह की कोई घटना हुई है? किसी हद तक, क्योंकि रात को कोई 2 बजे के करीब मुझे PIO इंफॉर्मेशन ऑफिसर का टेलीफोन आया और उसने कहा कि साहब, ये लगता है कि स्टेट्समैन अखबार की बिजली बंद है। तो मैंने कहा दिल्ली में खैर बिजली बंद होना कोई नई बात नहीं। तो उसने कहा नहीं, मैंने फिर चेकअप किया है, सब अखबारों के बंद हैं, क्योंकि स्टेट्समैन तो था बाराखंबा रोड पे और बाकी सारे अखबार आसफ अली रोड पे, तो ये सब एक दफ़ा बंद हो जाए बिजली। तो मैंने कहा क्या ख्याल है आपका, कैसे हुआ है? डॉक्टर बाजी थे उस ज़माने में PIO। तो बाजी ने कहा कि मुझे ये तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन कुछ अंदर घटना हो रही है, क्योंकि कुछ मैं खबरें सुन रहा हूँ कि कुछ बड़े लोग को थाने बुलाया जा रहा है, कुछ को पकड़ा जा रहा है, लेकिन बात साफ बिल्कुल नहीं हो रही थी। 4 बजे के करीब मुझे टेलीफोन आया था कि 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। जब मैं कैबिनेट मीटिंग में गए हम लोग, न जाने आज कितने लोग जिंदा हैं उनमें से, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि बहुत कम होंगे। केसी पंत थे उस मीटिंग में, मसलन स्वर्ण सिंह नहीं है आज हमारे बीच में, जगजीवन राम नहीं है, चौहान नहीं है। कहा जाता है कि मीटिंग में जब ये बात बताई गई तो सब लोग शांति से सुनते रहे, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। एक मात्र बोलने वाले स्वर्ण सिंह थे जिन्होंने सिर्फ इतना कहा कि क्या यही एक आखिरी रास्ता था। क्या ये सही है? क्योंकि ये कोई तैयार नहीं था इस बात के लिए और ये शौक इतना बड़ा था और ना ही उसकी इम्प्लीकेशंस वहाँ क्लियर की गई, ना ही ये बताया गया कि लोगों को पकड़ लिया गया है, क्योंकि बात इतनी वेग थी। स्वर्ण सिंह ने भी सिर्फ एक बात पूछी थी कि एक पहली इमरजेंसी लगी हुई थी, क्योंकि जंग से बाद जो इमरजेंसी शुरू हुई थी एक्सटर्नल, वो भी लागू थी। तो उस वक्त होम सेक्रेटरी ने सिर्फ कहा साहब इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, बस। और मीटिंग बहुत थोड़ी बड़ी तफसील से नहीं हुई बात कोई वहाँ पे, क्योंकि इट वाज सो सडन एंड शॉक वाज सो सडन कि इम्प्लीकेशन उसकी समझ ही नहीं आई किसी को। तो आज से 21 साल पहले IK गुजराल जी न्यूज़ के स्टूडियो आए थे और हमने उनसे सारी बातें की थी। आज IK गुजराल भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुने तो वो ये कह रहे हैं कि हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए, हम उस मामले की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं लगा पाए, उस मामले को ठीक से समझ नहीं पाए, तो पूछते क्या। एक तरफ कैबिनेट मंत्री इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी को अपनी लिखित और मौखिक सहमति दे चुके थे और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी लगातार विपक्ष की आवाज को दबा रही थी, दमन कर रही थी और इसके लिए उन्होंने जेपी और मोरारजी देसाई समेत हजारों नेताओं की गिरफ्तारियां करवाई और साथ ही संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल पर रोक लगा दी। सोचिए, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल बंद हो गया, आप संसद में सवाल पूछ ही नहीं सकते। दरअसल संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे में संसद के सदस्य कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसी को प्रश्नकाल कहते हैं, क्वेश्चन आवर अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को उस दौर में प्रश्न पूछना बर्दाश्त नहीं था और दूसरी तरफ उनके कैबिनेट मंत्री उनकी खुलकर वकालत कर रहे थे। 26 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री बाबू जगजीवन राम ने संसद में कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को नष्ट करना चाहता है। सोचिए, इंदिरा गांधी नहीं, विपक्ष लोकतंत्र को नष्ट करना चाहता था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने जो किया वो बिल्कुल सही है। यह बयान था जगजीवन राम का संसद में। कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी उस समय यही हाल था, सब चाटुकारिता में लगे हुए थे।
तब कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने भी इंदिरा गांधी को अपना समर्थन दिया था और उन्होंने वर्ष 1976 में यह नारा भी दिया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है। कितना बड़ा अहंकार से भरा हुआ यह नारा है जब कोई नेता यह समझने लगे कि वही देश है। इसके अलावा उस समय कांग्रेस में और भी कई बड़े नेता थे, जैसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति बने, बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ज्ञानी जैल सिंह जो बाद में राष्ट्रपति बने भारत के। इन नेताओं ने भी अपना नैतिक और राजनीतिक समर्थन इंदिरा गांधी को दिया, या समझ लीजिए इन्हें देना पड़ा, और ये सब चुपचाप संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतंत्र को मरते हुए देखते रहे। कांग्रेस के नेता ज्ञानी जैल सिंह ने तो एक बार कहा था कि जिस फर्श पर इंदिरा गांधी चलती हैं वो उस फर्श को खुशी खुशी साफ कर सकते हैं। और यही नहीं कहा जाता, उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने वर्ष 1976 में एक कार्यक्रम के दौरान संजय गांधी की चप्पलें तक उठाई थी। हमने बहुत कोशिश की वो तस्वीर हमें मिल जाए, तस्वीर तो नहीं मिली, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा हुआ था। यानी ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति में वंशवाद और दरबारी परंपरा की जड़ें मजबूत हो रही थी, चाटुकारिता भरी हुई थी, और इसका जिक्र जेपी ने नजरबंद रहते हुए लिखी अपनी जेल डायरी में किया है। और आज वो जेल डायरी मेरे पास है, हमने इस जेल डायरी को पढ़ा है, उसमें से कुछ बातें पढ़कर मैं आपको बताता हूं। ये उनकी जेल डायरी है, देखिए जो मेरे हाथ में है, और वो क्या कहते हैं देखिए। कांग्रेसियों के लिए उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी कितने बुजदिल हो गए थे। उन्होंने लिखा है, कांग्रेसियों ने इतनी बुजदिली से समर्पण क्यों कर दिया? ऐसा दिखाई देता है कि वास्तव में सच्चे कांग्रेस जन बहुत ही कम है। चंद्रशेखर और रामधन की गिरफ्तारी के बाद भी इन सच्चे कांग्रेस जनों में विद्रोह करने का साहस नहीं रहा, ऐसा उन्होंने यहां पर लिखा है। और वो एक कांग्रेसी लोगों के लिए लिखते हैं, एक शब्द, एक आप सोचिए, एक लाइन उन्होंने लिखी है, वो केवल व्यक्तिगत लाभ उठाने वाले तथा जी हुजूरी करने वाले हैं। श्रीमती गांधी उनसे पहले काम लेंगी और उन्हें बाद में ठुकरा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। और मुझे विश्वास नहीं होता कि श्रीमती गांधी की तरह ये भी लोकतंत्र के दुश्मन है। शायद उनमें साहस की कमी है और वो अपना पद खोकर जेल में बंद नहीं होना चाहते, या फिर शायद वो समय काट रहे हैं। तो कितनी सच्ची और सीधी बात जेपी ने लिखी है कि ये सारे लोग वो हैं जो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। मंत्री हैं तो मंत्री बने रहना चाहते हैं, और दूसरा, इन्हें जेल में जाने की इनमें हिम्मत नहीं है, और इसीलिए शायद ये अपना टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा जेपी ने लिखा है। फिर वो आगे लिख रहे हैं, क्या भारत भी दूसरा पाकिस्तान या बांग्लादेश बन जाएगा? ये कितने शर्म की बात होगी। इस देश के पास कोई गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद या राजगोपालचारी नहीं है। क्या इन महापुरुषों का काम मिट्टी में मिल जाएगा? ऐसा विश्वास नहीं होता, ऐसा वो लिख रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान देश में अनिश्चितता और भय का माहौल था, और जेपी अपनी इस डायरी में इस डर को लगातार बयान कर रहे हैं। आगे चलकर वो लिखते हैं, दूसरे पन्ने पर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वो लिखते हैं कि मैंने अपने दिल को टटोला है और मैं सच्चाई से कह सकता हूं, यदि मेरी अंत में मृत्यु भी हो जाए तो मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं, किंतु मैं ये अवश्य चाहूंगा कि मेरे अजीज मेरे अंतिम समय में मेरे पास रहें। बहुत पहले ही मैंने ये निर्णय लिया था, यदि मेरे अजीज मेरे पास उस दिन ना भी हुए तो भी मेरी मृत्यु शांतिमय होगी। लोकतंत्र पर जो गहरी परछाइयां आई हैं, इनसे मेरा दिल रोने लगता है। जेपी की इन बातों से आप समझ सकते हैं उस समय कितना डरावना माहौल था, और जेपी को यह लग रहा था कि वो अब जीवित नहीं बचेंगे और उनकी इस क्रूर आपातकाल में ही मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के दौरान नजरबंद रहते हुए यह भी कहा कि इंदिरा गांधी के शासन से तो अच्छा यह होता कि ब्रिटिश सरकार का ही शासन भारत में बना रहता। कितनी बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है कि इंदिरा गांधी के शासन से तो अंग्रेजों का शासन बेहतर था। आपको शायद पता नहीं होगा, बांग्लादेश और भारत में लगी इमरजेंसी के बीच भी एक बड़ा कनेक्शन था। भारत में इमरजेंसी लगने से पहले बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति
और इंदिरा गांधी के मित्र शेख मुजीबुर रहमान ने 25 जनवरी को देखते हुए बांग्लादेश की सेना में एक गुट को अपना समर्थन दे दिया और इसी से ये सैनिक विद्रोह और भड़क गया और 15 अगस्त 1975 आते आते उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की बांग्लादेश में हत्या कर दी गई। और सबसे अहम, बांग्लादेश में इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी को भी यही डर था कि उनके खिलाफ सैनिक विद्रोह हो सकता है। आज मुजीबुर रहमान की पुत्री जो उस समय बच गई थी, और क्योंकि वो उस दिन घर में नहीं थी जब मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी, वो बाहर थी इसलिए वो बच गई और आज वही बांग्लादेश में शासन चला रही हैं, वही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं इस समय। लेकिन इंदिरा गांधी को तब ऐसा लगने लगा कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है कहीं वैसा सैनिक विद्रोह भारत में ना हो जाए और जो मुजीबुर रहमान के साथ हुआ कहीं मेरे साथ ना हो जाए, क्योंकि पूरा देश उस समय गुस्से में उबल रहा था और लोग पूरी तरह से विद्रोह के मूड में थे। और इंदिरा गांधी प्रेस को दबाने के बावजूद, सारे सरकारी तंत्रों को अपने हाथ में लेने के बावजूद, सारे लोकतंत्र की हत्या करने के बावजूद भी लोगों के गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। असल में इमरजेंसी से पहले जेपी आंदोलन बहुत आक्रामक हो गया था और इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट दोषी ठहरा चुका था। जेपी ने सेना से यह आह्वान किया था तब कि वो इंदिरा गांधी के फैसले को नहीं माने। भारतीय सेना से आह्वान किया कि वो इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले को न माने और देश निर्माण में अपना सहयोग दे। और इसी के बाद इंदिरा गांधी को यह लगने लगा कि जेपी की अपील पर उनके खिलाफ हो सकता है सैनिक विद्रोह भी हो जाए, यानी भारतीय सेना उनके खिलाफ जा सकती है और शायद इसीलिए उन्होंने भी भारत में इमरजेंसी लगा दी। यहां शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी में एक समानता यह भी थी कि दोनों ही नेता अपने अपने देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ा रहे थे। जैसा हमने आपको बताया, शेख मुजीबुर रहमान ने अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को बांग्लादेश में अलग अलग महकमों और मंत्रालयों में लगा दिया था और इंदिरा गांधी भी यही कर रही थी। बातें आपको बताना चाहते हैं और इसके लिए हम क्रिस्टोफर जेरेट और प्रतिनव अनिल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक की मदद लेंगे जिसका शीर्षक है इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप। ये वो पुस्तक है, इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप। इसके चौथे चैप्टर में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है, मैं वो पन्ना पहले खोल लेता हूं। इसमें लिखा है कि भारत में इमरजेंसी के 19 महीने दो अलग अलग भागों में बांटे जा सकते हैं। जहां शुरुआती महीनों में इंदिरा गांधी का प्रभाव दिखा तो अंतिम वर्षों में संजय गांधी पूरी तरह से इंदिरा गांधी की सरकार पर हावी हो चुके थे, यानी संजय गांधी ही सरकार चला रहे थे। और इसी पुस्तक के पेज नंबर 127 पर क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है कि संजय गांधी ने दिल्ली में एक नए किस्म के शासन की शुरुआत की जिसे सुल्तानिज्म कहा गया, यानी जैसे किसी तरह का कोई जो सुल्तान होता है और सुल्तान जिस तरह से अपना शासन चलाता है, एक सुल्तान की तरह संजय गांधी अपना शासन चला रहे थे। यानी एक ऐसा शासन जिसमें शासक अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी फैसला ले सकता है। इमरजेंसी में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा गया था। आजकल आप अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का उस समय क्या हाल हुआ था शायद आपको पता भी नहीं होगा। सरकार अपने खिलाफ एक भी आवाज उठने नहीं देती थी और एक भी आवाज सुनना नहीं चाहती थी। अब हम आपको उदाहरणों की मदद से बताएंगे किस तरह इमरजेंसी के रोड रोलर से प्रेस की आजादी को कुचल दिया गया। सबसे पहले 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगी और उस दिन अखबारों के दफ्तरों में उसी रात पावर सप्लाई जानबूझकर काट दी गई। यानी जितने भी अखबार थे उन सब के दफ्तरों में बिजली काट दी गई और ऐसा करने की योजना संजय गांधी की योजना थी। उन्हीं के दिमाग में ये करतूत आ सकती थी। 25 जून को यानी आज ही के दिन इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन ने उनसे कहा, आर.के. धवन बाद में कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता बने और अलग अलग सरकारों में मंत्री भी बने। आर.के. धवन ने तब उनसे कहा कि आपातकाल लगाने के साथ प्रिंटिंग प्रेस की बिजली सप्लाई को भी काटा जा सकता है। और तब वहीं मौजूद पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि यह तो प्लान का हिस्सा नहीं है, यह सही नहीं होगा। उन्होंने विरोध किया। उस समय बंसीलाल भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने तुरंत ये बात संजय गांधी को लीक कर दी
और लीक करते हुए कहा कि आर के धवन सारा खेल बिगाड़ देंगे। मैं इस पुस्तक में लिखी ये बातें भी आपको पढ़कर बताता हूं जो उसमें लिखी हुई हैं। संजय गांधी ने इमरजेंसी के 2 दिन बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटा दिया और अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल वीसी शुक्ल को मंत्री बना दिया और विद्याचरण शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर अपनी मनमानी शुरू कर दी। तब सूचना और प्रसारण मंत्री वही थे। हालांकि इंद्र कुमार गुजराल को हटाने की वजह भी काफी हैरान करने वाली थी और इसका जिक्र भी इस किताब में मिलता है, वो भी आपको पढ़कर बताऊंगा जो बातें यहां पेज नंबर 133 पर लिखी हुई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि no bigger evidence was needed of her indispensability than the attendance of some 50,000 supporters in this rally. इंदिरा गांधी की रैली में 50,000 लोग आए। It was the biggest in the world, she later exclaimed. 50,000 लोगों की रैली बुलाकर इंदिरा गांधी कह रही हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रैली थी। और लेकिन उस समय उस रैली का टीवी पर प्रसारण नहीं हो पाया। देखिए, बिल्कुल आज आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा कि इंदिरा गांधी ने एक रैली बुलाई, 50,000 लोग उस रैली में आए, जबकि उससे पहले जेपी की रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आ चुके थे। और यहां तो इंदिरा गांधी ने पूरे सरकारी तंत्र का प्रयोग किया और उस रैली में आम जनता नहीं बल्कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो थे। लेकिन आईएनबी मिनिस्टर जो थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने इस रैली को टीवी पर नहीं दिखाया, उनसे ये चूक हो गई और इसकी वजह से इंदिरा गांधी नाराज हुई और उन्होंने कहा कि this spectacle was not televised and Gujral became the whipping boy. Sanjay alerted his mother of the INB minister's inability to get his journalist friends to do this, to do his bidding. Mrs. Gandhi then called him in. You are very soft, she said bluntly to him. We want someone who can deal with the media with a stern hand. Vidyacharan Shukla would be the right man in this situation. सोचिए, इंदिरा गांधी आई के गुजराल को बुलाती हैं और कहती हैं कि आप बहुत नर्म हैं, आप अपने जो आपके एडिटर दोस्त हैं उनसे इस पूरी खबर को मैनेज नहीं करवा पाए और इस समय हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मीडिया को सख्ती से मीडिया के साथ निपट सके और आप उसके लिए बहुत सॉफ्ट हैं। इसलिए विद्याचरण शुक्ल सही व्यक्ति होंगे आईएनबी मिनिस्टर बनने के लिए। इंदिरा गांधी ने आई के गुजराल को यह कहते हुए हटा दिया और फीडबैक दिया था संजय गांधी ने। उस वक्त प्रेस की सर्वोच्च संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गई थी। आपको बड़ी हैरानी होगी, इस संस्था ने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया। सोचिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने विरोध तक नहीं किया, यहां तक कि इमरजेंसी के विरोध में आने वाले प्रस्तावों को भी वो खारिज करते चले गए। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हो गया। पत्रकारों के लिए सरकार ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया और अखबारों के बोर्ड में सरकारी अफसर बैठा दिए गए जो हर खबर पर नजर रखते थे। अखबारों का जो न्यूज रूम था वहां पर सरकारी अफसर आकर बैठते थे और वो नजर रखते थे कि क्या खबरें लिखी जा रही हैं। अखबारों के दफ्तरों में खबरों को सेंसर करने वाले लोग हर खबर, हर कार्टून और हर तस्वीर को पहले चेक करते थे, सुनिश्चित करते थे कि कोई भी खबर सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली ना हो। देश की 4 बड़ी न्यूज एजेंसियां पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय करके सरकार ने एक ही समाचार एजेंसी बना दी ताकि खबर का हर स्रोत पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ जाए। द हिंदू के संपादक जी कस्तूरी को इसका प्रमुख बनाया गया। सोचिए, हिंदू अखबार उस जमाने में उसके जो संपादक थे जी कस्तूरी, उन्हें यह सरकारी पद दे दिया गया और उनसे कहा कि आप इस न्यूज एजेंसी के हेड बन जाइए। और तब अब आप सोच सकते हैं कि जब हिंदू अखबार छपता होगा उस समय तो सरकार की वाहवाही तो करता होगा क्योंकि उन्होंने संपादक को ही न्यूज एजेंसी का हेड बना दिया। सबसे अहम बात, खुशवंत सिंह जो मशहूर पत्रकार हैं, बड़ी बात यह है कि खुशवंत सिंह उन गिने चुने पत्रकारों में थे जिन्होंने आपातकाल का खुलकर उन्होंने समर्थन किया और जब उन पर सवाल उठे तो उन्होंने एक किताब लिखकर यह स्पष्टीकरण दिया जिसका शीर्षक था व्हाई आई सपोर्टेड इमरजेंसी। खुशवंत सिंह जैसे लोग भी इमरजेंसी के सपोर्ट में आ गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स के प्रसिद्ध संपादक बीजी वर्गीस को उनके मालिक के बिरला ने इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए बर्खास्त कर दिया था
उस वक्त द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक श्यामलाल हुआ करते थे और गिरिलाल जैन दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर थे। ये दोनों ही पत्रकार इंदिरा गांधी के समर्थक थे, लेकिन प्रेस पर सेंसरशिप लगने के फैसले के विरोधी थे। लेकिन वो अखबार के प्रबंधन के सामने मजबूर थे। खुशवंत सिंह ने अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध पत्रिका में लिखा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक श्यामलाल आपातकाल का समर्थन करने वाले पत्रकारों के नेता थे। श्यामलाल के बाद अखबार के नंबर 2 संपादक गिरिलाल जैन थे। वो आपातकाल के दौरान देश के नए नेता के तौर पर संजय गांधी की लगातार प्रशंसा कर रहे थे, ब्रांडिंग कर रहे थे। इसके अलावा नवभारत टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स और धर्मयुग के संपादकों ने भी आपातकाल का विरोध करने वालों से अपनी दूरी बनाकर रख ली। तो ये मीडिया की भूमिका थी उस समय। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया। 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद किया गया। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। ब्रिटेन के द टाइम्स और गार्डियन जैसे अखबारों के 7 संवाददाताओं को भारत से बाहर निकाल दिया गया। रॉयटर्स सहित कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं काट दी गई। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से इनकार कर दिया गया। उस दौर में संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे। दिल्ली के 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। यहां तक कि इन संपादकों ने अखबारों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहरा दिया था। ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार लिखा था एक कथन, और वो बड़ा मशहूर है। उन्होंने कहा था, जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो ये पत्रकार इंदिरा गांधी के सामने रेंगने लगे। इंदिरा गांधी ने तो झुकने के लिए कहा था, लेकिन ये रेंगने लगे। आज हम आपको लाल कृष्ण आडवाणी का वो प्रसिद्ध बयान भी सुनाना चाहते हैं। मैं ये मानता हूं कि इमरजेंसी के लगने के कारण 3 वर्ग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। एक तो राजनीतिक गतिविधि समाप्त हो गई, विरोधी दल नाम की कोई चीज नहीं बची। जो लोग संसद में भी कभी सरकार की थोड़ी सी आलोचना करते थे तो उनकी भी अखबार में कोई प्रसिद्धि नहीं होती थी, कुछ नहीं छपता था। दूसरी बात, जो पत्र पत्रिकाएं थी उनके ऊपर ऐसी पाबंदी लगी कि वो कुछ नहीं छाप सकते थे। और मैंने इसी का उल्लेख किया था जब मुझे पहली बार सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद पत्रकार मिले थे यहाँ के आईएनएस के उसमें हाउस में, आईएनएस भवन में। बहुत सारे चीफ ऑफ ब्यूरो, कुछ एडिटर, बहुत सारे करेस्पॉन्डेंट्स, बड़ी गैदरिंग थी पहली बार सूचना प्रसारण मंत्री से। फिर उन्होंने वर्णन किया कि भाई किस प्रकार के प्रेशर्स हमारे ऊपर थे, तुम्हारा एक्रेडिटेशन ख़त्म कर देंगे, तुमको मकान से निकाल देंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सारी बातें सुनने के बाद मैंने ये तीनों वर्गों का उल्लेख किया। मैंने कहा मैं अपने राजनेताओं से मैं निराश हूँ, मुझे बहुत उनसे आशा नहीं। उन्होंने तो कोई बहुत अच्छा नहीं काम किया, कुछ लोग थे, लेकिन मुझे पत्र पत्रिकाओं से आशा थी कि वो कम से कम ऐसी स्थिति में कुछ हिम्मत दिखाएंगे। आपने कठिनाइयां बताई है अपनी, वो कठिनाइयां हैं, मैं कोई उससे इनकार नहीं करता। मैं आपसे ये भी अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप कोई मिशनरीज की तरह काम करें, यू आर प्रोफेशनल्स। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि सरकार ने आपसे ये अपेक्षा नहीं की थी। सरकार तो चाहती थी आप जरा झुक करके चले और आप रेंगने लगे। दिस इज व्हाट आई सेड। हाँ, मैंने कहा आप जरा झुक करके चले, यही उम्मीद करते थे, लेकिन यू स्टार्टेड क्रॉलिंग। तो श्री एल के आडवाणी ने ये इंटरव्यू भी जी न्यूज को दिया था, जिसमें वो अपने उस प्रसिद्ध कथन के बारे में बता रहे हैं कि मीडिया को कहा था आप झुक के चलिए और मीडिया ने रेंगना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के आज जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इस दौर के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, और हमारे देश के लोग भी उस दौर को इतनी आसानी से भूल चुके हैं। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है। अब आप सोचिए कि जब भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तो भारत का सिनेमा क्या कर रहा था, और हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जिन्हें आप बड़े पर्दे पर अपना हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि आपातकाल के समय समाज के इस आईने को भी
चकनाचूर कर दिया गया था और जिस अभिनेता या गायक ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उसकी आवाज छीन ली जाती थी और जिसने फिल्मों की मदद से समाज और देश को जागरूक करने की कोशिश की उसकी फिल्म रिलीज ही नहीं होने दी जाती थी और कई फिल्मों के प्रिंट जला भी दिए जाते थे। इसे आप इन तस्वीरों से समझिए जो वर्ष 1976 की हैं। उस समय जब देश आपातकाल की आग में झुलस रहा था तब आपातकाल के स्क्रिप्ट राइटर्स में से एक संजय गांधी इस तरह के फिल्मी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स आयोजित करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है और बड़े बड़े अभिनेता और फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा उनके सामने झुकने के साथ साथ रेंगने भी लगा था। जैसा मैं आपको बता रहा था उस समय शोले रिलीज हुई थी, सुपर हिट हो गई थी और गब्बर सिंह का जो किरदार था वो भी हिट हो गया था। इसीलिए स्टेज पर गब्बर सिंह यानी अमजद खान को भी बुलाया गया। उनकी बगल में मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन अपने पूरे ट्रूप के साथ खड़े हुए हैं। बाद में उन्होंने वहां परफॉर्म किया। तो एक तरफ पूरा देश जल रहा था, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, आम लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे और दूसरी तरफ ये नाच गाना चल रहा था, एंटरटेनमेंट चल रहा था। ये बताने की कोशिश की जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और लोग मनोरंजन में डूबे हुए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। आपातकाल के दौरान तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला भी बॉलीवुड पर कहर बरपा रहे थे और बाकायदा धमकी देकर आपातकाल के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनमें उस जमाने के एक बहुत बड़े एक्टर मनोज कुमार का भी नाम है। मनोज कुमार को केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने फोन किया और फोन करके इमरजेंसी के समर्थन में एक फिल्म बनाने के लिए कहा, लेकिन जब मनोज कुमार ने मना कर दिया तो उनकी फिल्म शोर के रिलीज होने से 2 हफ्ते पहले ही उसका प्रसारण दूरदर्शन पर कर दिया गया। इससे फिल्म बुरी तरह पिट गई और मनोज कुमार को बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ और जो फिल्म पिटी वो अलग। मनोज कुमार की यह फिल्म दूसरी बार सिनेमा हॉल पर रिलीज होने वाली थी। इसी तरह विद्याचरण शुक्ल ने इंदिरा गांधी की सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम और इमरजेंसी की छवि चमकाने के लिए किशोर कुमार से मदद करने के लिए कहा, लेकिन तब मशहूर गायक किशोर कुमार ने मना कर दिया। तो पहले रेडियो पर उनके गानों पर प्रतिबंध लगाया गया और बाद में दूरदर्शन पर भी उनकी फिल्में प्रसारित होनी बंद कर दी गई। किशोर कुमार के अलावा विजय आनंद, फिरोज खान, अमोल पालेकर और प्रसिद्ध अभिनेता आत्माराम के साथ भी ऐसा ही किया गया। इसके अलावा कई फिल्मों को इस दौर में रोकने का काम हुआ। इनमें एक फिल्म थी नसबंदी जो आई.एस. जौहर ने खुद निर्देशित की थी, लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल के दौरान बनी अमृत नाहटा की एक और फिल्म किस्सा कुर्सी का, इस पर भी बैन लगा दिया गया। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इसके सारे प्रिंट्स जला दिए गए। सरकार विरोधी फिल्म होने की वजह से प्रिंट की खोज के लिए कई जगहों पर छापे मारे गए। इसके अलावा मशहूर गीतकार गुलजार की फिल्म आंधी, आपको याद होगा आंधी एक बहुत अच्छी फिल्म थी, आंधी पर भी पाबंदी लगा दी गई और फिल्म धर्मवीर को रिलीज होने में 5 महीने लग गए। बताया जाता है कि इस फिल्म में जहां जहां जनता शब्द का उपयोग किसी डायलॉग में किया गया उसे सरकार ने एडिट कर दिया और इस जगह जनता की बजाय प्रजा शब्द का उपयोग करने के लिए कहा गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तब जनता का मतलब होता था जेपी और उनके साथी। मशहूर हिंदी फिल्म शोले भी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, 15 अगस्त 1975 को इमरजेंसी के दौरान ही रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी सरकार की मनमानी का शिकार हुई। इसके क्लाइमेक्स में तब बदलाव करना पड़ा था। इस फिल्म में मौजूदा समय में बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी भी थी और उन्होंने एक बार बताया था कि शोले फिल्म ने इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल निभाया। ये फिल्म सुपरहिट हुई थी और हर शहर में सिनेमा हॉल लोगों से भरे हुए थे। ऐसे में जिन नेताओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी वो तमाम नेता छुपने के लिए इसी भीड़ के बीच सिनेमा हॉल में पहुंच जाते थे और शोले देखने वाले लोगों की भीड़ के बीच छुप जाया करते थे। ये कुछ तस्वीरें हम उस जमाने की आपको आज दिखा रहे हैं कि शोले फिल्म देखने के लिए उस जमाने में कितनी भीड़ सिनेमा हॉल में हुआ करती थी। इंदिरा गांधी उस समय सत्ता के नशे में चूर थी, लेकिन साहित्य बिरादरी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी बहुत आलोचना हो रही थी। कहा जाता था कि नेहरू की पुत्री ने यह क्या किया। इस संदर्भ में उस समय के मशहूर कवि बाबा नागार्जुन द्वारा लिखी एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई थी। आज मैं उस कविता की कुछ पंक्तियां आपको बताता हूं। देखिए बाबा नागार्जुन ने इंदिरा गांधी के लिए क्या लिखा था। उन्होंने लिखा, क्या हुआ आपको सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको,
आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग, हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग, सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यों भला भूल गई बाप को, सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको, यही हुआ आपको। इमरजेंसी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी इंदिरा गांधी से असहमति जताई थी और तब जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर और सोशलिस्ट नेता विली ब्रैंट भारत आना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ने की अपील की थी, जो इमरजेंसी के बाद से जेल में बंद थे और उन्हें डर था कि कहीं जॉर्ज फर्नांडिस की हत्या ना हो जाए। जॉर्ज फर्नांडिस की एक बड़ी मशहूर तस्वीर भी है उस जमाने की, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए। ये जॉर्ज फर्नांडिस की बड़ी क्रांतिकारी तस्वीर थी, जब उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जेल में बंद रखा गया था और तब वो क्रांति के पोस्टर बॉय बन गए थे। इसके अलावा उस समय के ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता माइकल फुट अक्टूबर 1976 में भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने इंदिरा गांधी से मुलाकात की और तब उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि उन्हें भी उनकी हत्या का डर था। समझने वाली बात यहां यह है कि इंदिरा गांधी माइकल फुट को अपने बड़े भाई की तरह मानती थी, इसलिए उनकी इस बात ने इंदिरा गांधी को काफी शर्मिंदा किया। उस दौर में जॉर्ज फर्नांडिस की एक तस्वीर, जो अभी हमने आपको दिखाई, बहुत मशहूर हुई थी और इसने भी बहुत सारे युवाओं को प्रेरित किया। अब आखिर में आपको बताते हैं कि ये आपातकाल हटा कैसे। 19 महीनों तक ये रहा और 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटा दी गई। इसलिए आज ये समझने का दिन है कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी हटाने के लिए आखिर कैसे तैयार हो गई। इंदिरा गांधी को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि इस तरह से स्थितियां ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। इसके लिए तब इंटेलिजेंस ब्यूरो को, यानी खुफिया विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो एक सर्वे करे और सर्वे में यह पता लगाए कि इस समय देश का मूड क्या है और अगर ऐसे में देश में इलेक्शन करा दिए जाएं तो क्या नतीजा आएगा। इस दौरान खुफिया विभाग ने इंदिरा गांधी को 2 बार अलग अलग मौकों पर 2 सर्वे करने के बाद सलाह दी। पहली बार जनवरी 1976 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा, अगर सरकार इमरजेंसी हटाकर मार्च 1976 में चुनाव कराती है तो इंदिरा गांधी को आसानी से बहुमत मिल जाएगा और सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का दूसरा जो सर्वे आया वो जून 1976 में आया और फिर से उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि अब भी अगर सरकार इमरजेंसी हटाकर चुनाव कराती है अक्टूबर 1976 तक, तो भी इंदिरा गांधी जीत जाएंगी, उन्हें बहुमत मिल जाएगा। और उस समय चाटुकारिता का जमाना था। इंदिरा गांधी के कोई भी गुप्तचर उनसे सच्चाई कहना नहीं चाहते थे, इसलिए गुप्तचरों ने इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए उन्हें गलत रिपोर्ट दी, उन्हें बहका दिया और उनसे कहा कि अगर चुनाव हुए तो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। इंदिरा गांधी चाटुकारों की इस गलतफहमी में आ गईं और उन्होंने कुछ महीने बाद चुनाव करा दिए और देश के लोगों ने उन्हें करारा जवाब दिया। इसका जिक्र रामचंद्र गुहा की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में मिलता है। उस समय इंदिरा गांधी की कांग्रेस उत्तर भारत के राज्यों से साफ हो गई, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में तब भी कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी। इस टैली को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। 77 के चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली थी और जनता पार्टी के गठबंधन ने 295 सीट जीती। उस समय इंदिरा गांधी ने सोचा था कि विपक्ष के सभी बड़े नेता या तो जेल में हैं या नजरबंद हैं, ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अगर लड़े भी तो हार जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी गलत साबित हुई और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता जेल में बैठे बैठे लाखों के अंतर से चुनाव जीत गए और इस तरह इमरजेंसी के साथ इंदिरा गांधी की भी सरकार से विदाई तय हो गई। अब आपके लिए जो सोचने वाली बात है वो ये कि 77 में इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। बुरी तरह इस देश के लोगों ने ही हरा दिया। उस समय इंदिरा गांधी ने बहुत सरकारी तंत्र का प्रयोग किया, लेकिन देश के लोग ठान चुके थे। उन्होंने जो वोटिंग बूथ थे, पोलिंग स्टेशंस पर उनकी खुद रखवाली की। उन्होंने खुद पैसा इकट्ठा करके विपक्षी नेताओं के लिए प्रचार किया। जो विपक्षी नेता जेल में बंद थे उन्हें भी चुनाव जितवा दिया, क्योंकि जनता उनके साथ थी। लेकिन 3 साल के बाद ही 1980 में फिर से चुनाव हुए और जनता पार्टी हार गई और वही इंदिरा गांधी फिर से जीत गई। उन्होंने सरकार बनाई, यानी लोग 3 वर्ष में सब कुछ भूल गए। इंदिरा गांधी ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो गांधी नेहरू खानदान को सत्ता में बनाए रखना चाहती थी और वो खुद को एक महारानी समझने लगी थी। और उसके बाद
तब से लेकर आप आज तक देख सकते हैं, इंदिरा गांधी पहले खुद शासन करती रहीं, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी, उन्होंने शासन किया, फिर राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर रहीं वर्षों तक, और आज उनके पुत्र राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं। और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे चाटुकार ये भी कहते हैं कि वही भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आज जब लोकतंत्र अपनी वापसी करता है तो क्या होता है? एक बार लोकतंत्र की हत्या हुई 1977 में, लेकिन अब लोकतंत्र की बहाली हुई, तब क्या होता है ये तस्वीर देखिए। 25 जून 1975 की आधी रात भारत में इमरजेंसी लगी, लेकिन 24 जून 2021 को उनके पोते राहुल गांधी सूरत की एक अदालत में एक आम आदमी की तरह पेश हुए और देश के कानून ने उन्हें मजबूर किया कि वो एक आम आदमी की तरह सूरत की अदालत में पेश हों। ये अभी 24 जून की तस्वीर है। अब आप समझ लीजिए, उसी खानदान के राहुल गांधी आज एक आम आदमी की तरह अदालत में पेश हो रहे हैं और उन्हें अदालत भी एक आम आदमी की तरह उनके सामने सुनवाई कर रही है। ये होता है जब देश में लोकतंत्र की वापसी होती है। इंदिरा गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 1975 के बाद, जून 1975 के बाद जून 2021 में एक जमाना आएगा जब उनका पोता इस तरह सूरत की एक अदालत में एक आम आदमी की तरह पेश हो रहा हो।